हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रुप ऑफ लर्नर्स और मेरा नाम है इंदु। आज हम पेडागोगी के ट्रिक्स सीखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ईवीएस के सब्जेक्ट बेसिस क्वेश्चन 1 to 10 तक किया था। आज हम 11 से 20 तक के क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेडागोगी से संबंधित होंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं। पेडागोगी के सेक्शंस में बच्चों के बारे में बात की जाती है। मतलब कि हमें ये देखना होता है कि बच्चे किस जगह पे क्रियाशील हैं या बच्चे के सकारात्मकता की बात किस में की जा रही है। क्योंकि पेडागोगी जो है या टीचिंग है वो बच्चों से ही संबंधित होता है, तो इसमें हम बच्चे के लिए अच्छा जो होगा वही सोचेंगे। तो जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, तो हमेशा वैसे ऑप्शंस को देखना है जिसमें बच्चे क्रियाशील हो और जिसमें बच्चे के सकारात्मकता की बात की जा रही हो, या फिर जिसमें बच्चे की मातृभाषा से संबंधित बात की जा रही हो, या जिसमें बच्चे सब्जेक्ट को रटने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह के जो विकल्प आप देखेंगे वो सही होते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग अभी जो क्वेश्चंस करने वाले हैं 11 से 20 तक, इसमें आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से बच्चों के सकारात्मकता की बात की जा रही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11, ईवीएस शिक्षण में ऑडियो विजुअल सहायक सामग्रियां निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती हैं। ऑडियो विजुअल सहायक सामग्रियां जो होती हैं वो कौन सा उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती हैं बच्चों के लिए। तो ए है हमारे पास संज्ञानात्मक, प्रभावशाली और मनोप्रेरक, बी है केवल संज्ञानात्मक, सी है केवल प्रभावशाली और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे का विकास जो हो वो जितना व्यापक हो सके, जितना अधिक हो सके, वो उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो केवल वाले ऑप्शंस होंगे उसे हम नेगेटिव मान के चलते हैं। केवल संज्ञानात्मक पक्ष का विकास नहीं करना है हमें, ना ही केवल प्रभावशाली बनाना है। तो जो व्यापक आंसर्स हैं वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, ए संज्ञानात्मक, प्रभावशाली और मनोप्रेरक। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली और मनोप्रेरक। सारे पक्षों का जो उद्देश्य है वो पूरा करता है ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम निम्न में से किस विकल्प में एक ईवीएस शिक्षक पर फोकस किया जाना चाहिए। ईवीएस शिक्षक का जो फोकस है वो किस विकल्प पर होना चाहिए। ए है आजीविका कमाने की चिंता के लिए मूल्यों को आंतरिक बनाना, छात्रों के अनुभव को सुनना और उन्हें प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना, विशेष रूप से परीक्षणों में अपने बच्चों के प्रदर्शन को सुधारने के बारे में माता पिता के विचारों के सम्मान पर, विशेष रूप से व्यवहारिक कौशल विकसित करना। आप एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। ईवीएस शिक्षक पर फोकस क्या होना चाहिए। आजीविका कमाने की चिंता के लिए मूल्यों को आंतरिक बनाना नहीं, ऐसा तो कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम बच्चों को ना तो तैयार करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ लिख के आजीविका ही कमाएं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों के अनुभव को सुनना और इन्हें प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। सी है विशेष रूप से परीक्षणों में अपने बच्चों के प्रदर्शन को सुधारने के बारे में माता पिता के विचारों के सम्मान पर।
यहाँ पे ये भी नहीं सही लगता है। डी, विशेष रूप से व्यवहारिक कौशल विकसित करना। विशेष रूप से सिर्फ व्यवहारिक कौशल विकसित करना भी उद्देश्य नहीं है। यहाँ जो हमारा उद्देश्य होता है वो हमेशा होता है कि बच्चे प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से खुद को जोड़ सके। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ ऑप्शन नंबर है बी, ये राइट हो जाएगा। छात्रों के अनुभव को हम सुनेंगे और उन्हें प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये उद्देश्य होता है ईवीएस शिक्षक का या फिर किसी भी शिक्षक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शीला जो कि शिक्षक है, ने किसके माध्यम से अपने छात्रों के खराब ग्रेड के कारणों का पता लगाने के लिए एक टेस्ट तैयार किया। शिक्षक है वो किसके माध्यम से अपने छात्रों के खराब ग्रेड के कारणों का पता लगाने के लिए एक टेस्ट तैयार किया। ऑप्शन नंबर ए है उपलब्धि परीक्षण, निपुणता परीक्षण, योग्यता परीक्षण या फिर नैदानिक परीक्षण। तो हमेशा शिक्षक जब बच्चे की गलतियों, बच्चे को सुधारने के लिए जो परीक्षण करते हैं उस परीक्षण को कहा जाता है नैदानिक परीक्षण। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। समूह चर्चा के दौरान शिक्षक द्वारा निम्न में से कौन सी समस्याएं उठाई जा सकती हैं। कक्षा में शिक्षक अगर समूह चर्चा करवा रहे हैं तो किस तरह के समस्या को वो कक्षा में रखेंगे। ए, विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान। बी, समूह चर्चा आयोजित करने का स्थान छात्रों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं। समूह चर्चा के दौरान शिक्षक द्वारा निम्न में से कौन सी समस्याएं उठाई जा सकती हैं। नहीं किया जा सकता है, बच्चे क्रियाशील नहीं होंगे, केवल किसी एक पक्ष के बारे में बात किया जाएगा, ये तो हमेशा ही नेगेटिव होते हैं और ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तो सी हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो इसे हम पहले ही काट देंगे। दूसरा जो है वो समूह चर्चा आयोजित करने का स्थान। तो शिक्षक अगर समूह चर्चा कर रहे हैं तो स्थान तो पहले ही निर्धारित होगा, वो स्कूल ही होगा या जहाँ पे वो करवा रहे होंगे वहाँ होगा, तो वो स्थान भी मैटर नहीं करना चाहिए। और हमारे पास एक ऑप्शन बचा है विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान, जो कि बिल्कुल सही है। कक्षा में सबसे अधिक जो महत्व रखता है वो विषय का ज्ञान ही रखता है और उसी पर चर्चा होगी एक समूह बना करके। तो ये शिक्षक का कार्य है कि इस तरह की समस्याओं को वो कक्षा में उठाएं और इस पर चर्चा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सबसे उपयुक्त है। यह मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सबसे उपयुक्त है, यह मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। नागरिकों को जनसांख्यिकी और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में सोचने में सक्षम बनाना, छात्रों में पर्यावरण अध्ययन से अच्छे अंक अर्जित करने के प्रति सुधार लाना, पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने में नागरिकों की भागीदारी की आलोचना करना, छात्रों को उनकी संस्कृति के बारे में जानने में सहायता करना। यहाँ पे ऑप्शन अगर कन्फ्यूज़न हो तो सबसे पहले जो गलत है वो हटा लेते हैं। छात्रों में पर्यावरण अध्ययन से में अच्छे अंक अर्जित करने के प्रति सुधार लाना। कभी भी एक शिक्षक का या छात्र का ये उद्देश्य नहीं होता है कि हमें अच्छे अंक प्राप्त हो। अंक पे फोकस नहीं करते हैं, सीखने पे फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। अंक लाने के लिए हम नहीं ध्यान देते हैं। पर्यावरणीय मुद्दों को हल करना, नागरिकों की भागीदारी की आलोचना करना, ये भी बच्चों का काम नहीं है। संस्कृति के बारे में जानने में सहायता प्रदान करना, ये सब भी शिक्षक का काम नहीं है। यहाँ पे जो शिक्षक
का कार्य है वो है नागरिकों को जनसांख्यिकी और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में सोचने में सक्षम बनाना। बच्चे खुद सक्षम बने, बच्चे खुद सकारात्मक हो, खुद एक्टिव हो, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों से पूछता है कि यदि पृथ्वी एक ग्लोब की तरह गोल है तो ऐसा कैसे है, हम गिरते नहीं हैं? यह प्रश्न पूछने के उद्देश्य की पहचान करें। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों से पूछता है कि यदि पृथ्वी एक ग्लोब की तरह गोल है तो ऐसा कैसे है कि हम गिरते नहीं हैं? यह प्रश्न पूछने के उद्देश्य की पहचान करें। ऐसा प्रश्न बच्चे से कोई शिक्षक क्यों पूछते हैं? छात्रों के व्यवहारिक कौशलों को बढ़ावा देना, छात्रों की काल्पनिकता और सोच कौशलों को बढ़ावा देना, छात्रों को पृथ्वी के आकार को समझाना, पृथ्वी के बारे में छात्रों के ज्ञान का आकलन करना। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे प्रश्न किसी से पूछते हैं कि बताइए क्यों नहीं गिरते हैं अगर पृथ्वी गोल है, तो इसमें बच्चे क्या करेंगे? बच्चे अपनी काल्पनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सोचने लगेंगे। तो इससे क्या होगा? उनके काल्पनिकता और सोच कौशल का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया में एक शिक्षक द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? एक बार और क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया में एक शिक्षक द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक जीवन के उदाहरण, रोल प्ले गतिविधियाँ, समस्या हल करना या पाठ्य पुस्तक पढ़ने की गतिविधियाँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न कथनों में से बीज के अंकुरण की अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे अच्छी तकनीक क्या है? बीज के अंकुरण की अवधारणा अगर किसी बच्चे को सिखाना है तो ये सबसे अच्छी तकनीक क्या मानी जा सकती है? छात्रों से बीज बोने और फिर उसके विभिन्न चरणों को देखने और उन्हें बनाने को कहें। बीज अंकुरण का चार्ट दिखाएं। बीज अंकुरण प्रक्रिया के 3D एनिमेशन दिखाएं। छात्रों से सब्जी विक्रेताओं से अंकुरित बीज का एक पैकेट खरीदने और उसका अवलोकन करने के लिए कहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है वो बच्चे क्रियाशील हो, बच्चे खुद से वो काम को करे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों से बीज बोने और फिर उसके विभिन्न चरणों को देखने और उन्हें बनाने को कहें। इसमें बच्चे क्रियाशील हो रहे हैं, बच्चे खुद करके सीख रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को अगर विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए कौशल अर्जित करना, विषय की बुनियादी अवधारणाओं को जानना, विषय के बुनियादी सिद्धांतों को प्राप्त करना, कक्षा उन्मुख अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। छोटे बच्चों को जब हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो वो उसका स्वतंत्र रूप से कौशल अर्जित करके उसका प्रयोग तो नहीं करने लगेंगे और ना ही वो बुनियादी अवधारणाओं को जान पाएंगे अभी, क्योंकि वो छोटे हैं, और ना ही वो बुनियादी सिद्धांतों को प्राप्त करने के लायक हैं। उन्हें विज्ञान इसलिए सिखाया जा रहा है या विज्ञान इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि वो अपने विद्यालय के बाहर के जीवन से उस विषय को जोड़ सकेंगे और उसे समझ सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
राइट होगा। कक्षा उन्मुख अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। बच्चे अपने ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के महत्व से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं जब हमारा क्वेश्चन रहता है तो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें निगेटिव वाला जो होता है वो सही होता है, क्योंकि नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ निम्न में से कौन सा पर्यावरण का महत्व नहीं है। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों को स्थापित करता है और समझता है। अन्वेषण में संलग्न और प्रायोगिक गतिविधि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सभी भाषाओं और अवधारणाओं को सीखने में सहायता करता है। इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सबसे पहले अगर निगेटिव देखें तो हम बच्चों को ये कभी नहीं सिखाते हैं कि वो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ें। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, वो उस चीज़ को सीख सके, समझ सके, इसलिए वो पढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव जो दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सभी भाषाओं और धारणाओं को सीखने में सहायता करता है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 20 क्वेश्चन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।